शहरों के साथ कई चीजें बोनस में आती हैं, आधुनिकता से लेकर सुरक्षा तक। लोग अवसरों और सुकून के लिए शहर का रास्ता लेते हैं, लेकिन दुनिया के कई शहर ऐसे हैं जहां रोजाना जिंदा रहने की कश्मकश चलती है। हर दिन सर्वाइवल की कवायद के साथ आता है। वेरिस मैपलक्रॉफ्ट एक रिस्क एंड स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग एजेंसी है। इसका मेन ऑफिस इंग्लैंड के बाथ में है। एजेंसी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी और एनवायरनमेंट से जुड़े जोखिमों का आकलन करती है, फिर दुनिया भर की कंपनियों को सलाह देती है कहाँ बिजनेस किया जाए, कहाँ ना किया जाए, कहाँ काम करना जोखिम भरा हो सकता है, कहाँ काम करने में आसानी हो सकती है। 26 मई को वेरिस मैपलक्रॉफ्ट ने दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में दुनिया भर के 579 शहरों को शामिल किया गया है। इन शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है। शहरों की रैंकिंग 4 मापदंडों पर की गई है: क्राइम, सिविल अनरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म। ये फैक्टर किसी भी शहर में बिजनेस को प्रभावित करते हैं। रिसर्च में ये भी सामने आया कि बड़े शहरों में क्राइम वाला फैक्टर कंपनियों के कामकाज को सबसे अधिक प्रभावित करता है। क्राइम वाली कैटेगरी में कोलंबिया के मेडलिन शहर को पहला स्थान मिला है। मेडलिन कोलंबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगर आपने पाब्लो एस्कोबार का नाम सुना होगा तो आपको मेडलिन का नाम जरूर याद होगा। 1980-90 के दशक में एस्कोबार दुनिया के सबसे अमीर और खूंखार ड्रग लीडर्स में से एक था। उसने मेडलिन को ही अपने गुनाहों का अड्डा बनाया। उसके गिरोह को मेडलिन कार्टेल के नाम से जाना जाता था। एस्कोबार का अंत मेडलिन में ही हुआ था। उसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। एस्कोबार की मौत के बाद मेडलिन शहर में थोड़ी शांति आई। विकास की योजनाएं लॉन्च की गईं। शहर का कायाकल्प होने लगा था, लेकिन कुछ सालों बाद ही मेडलिन पर अपराध का साया वापस मंडराने लगा। ये संकट इतना विकराल हो चुका है कि अब मेडलिन क्राइम के लिहाज से सबसे खतरनाक शहर बन गया है। इस बदलाव की वजह जानेंगे। रिसर्च में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मसलन अगर क्राइम वाली कैटेगरी की पूरी लिस्ट हम देखें तो टॉप 100 में लैटिन अमेरिका के 62 शहर हैं। लैटिन अमेरिका क्या है? इसमें नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वे देश आते हैं जहां लैटिन से निकली भाषाएं बोली जाती हैं। ये तो हुई क्राइम की बात। अगर चारों मानकों पर देखा जाए तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल दुनिया का सबसे खतरनाक शहर है। इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं दिखता। तालिबान के कब्जे से पहले भी काबुल कई आतंकी हमलों का गवाह रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद से काबुल में रहना और मुश्किल हुआ है। लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी छीनी है। महिलाओं पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। शहर में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में और किन का नाम शामिल है रिसर्च में, और क्या सामने आया है, और लिस्ट में भारत के शहर कहां हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। दुनियादारी में आज हम दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया, क्राइम वाला फैक्टर कंपनियों के कामकाज को सबसे अधिक प्रभावित करता है। मेडलिन क्राइम वाली कैटेगरी में पहले स्थान पर है, इसलिए मेडलिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेडलिन शहर की स्थापना 1616 में हुई थी। मेडलिन को बसाने का श्रेय स्पेन के फ्रांसिस्को डी हरेरा को जाता है। शुरुआत में इस शहर को सेंट लोरेंजो डे अबुरा के नाम से जाना जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत में इसका नाम बदलकर मेडलिन कर दिया गया। 20वीं सदी में मेडलिन में कॉफी की खेती शुरू हुई। रेल की पटरियां बिछने लगी। इससे मेडलिन की इकोनॉमी में सुधार आने लगा। इसके साथ साथ और भी उद्योग धंधों का विस्तार हुआ। कोलंबिया में लंबे समय तक मूल निवासियों को मैरिजुआना उपजाने और कोका के बीजों का इस्तेमाल करने की इजाजत थी। 1914 में कानून बनाकर कोकीन और अफीम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। इसने आपराधिक गिरोहों को मौका दिया, उन्हें फलने फूलने का अवसर मिला। 1980 के दशक में अमेरिका और यूरोप में हिप्पी कल्चर बढ़ रहा था। वहाँ नशीली चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। कोलंबिया के क्रिमिनल गैंग्स ने इस मौके को ताड़ लिया। देश भर में अलग अलग गिरोह तैयार होने लगे। उन्होंने ड्रग्स की खेती और उसे स्मगल करना शुरू किया। मेडलिन में ये धंधा पाब्लो एस्कोबार ने शुरू किया। जल्द ही वो अमेरिका में कोकीन का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। एक समय उसका गैंग दुनिया की कुल कोकीन सप्लाई के 80% हिस्से पर नियंत्रण रखता था।
उसे पकड़ने के लिए लंबा अभियान चला। आखिरकार दिसंबर 1993 में उसका एनकाउंटर कर दिया गया। मौत के समय एस्कोबार की संपत्ति लगभग 430 अरब रुपए थी। एस्कोबार ने अपना पूरा साम्राज्य हिंसा के दम पर खड़ा किया था। एक तर्क चलता है कि एस्कोबार गरीबों को पैसे बांटता था। उसने मेडलिन के लोगों के हाउसिंग प्रोग्राम भी शुरू कराए, लेकिन इसके पीछे जो कीमत चुकाई गई उसकी तुलना में सारे दिखावे गौण हो जाते हैं। मेडलिन कार्टेल ने हजारों लोगों की हत्या की। एस्कोबार के दौर में गैंग वॉर की घटनाएं आम थी। लोग अचानक से गायब हो जाते थे और फिर उनका कभी पता नहीं चलता था। शहर पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। यही वजह रही कि 1988 में टाइम मैगजीन ने मेडलिन को दुनिया का सबसे खतरनाक शहर घोषित किया था। 1993 में एस्कोबार की मौत के बाद मेडलिन कार्टेल ढह गया। उसके बाद शहर की बेहतरी के लिए कई योजनाएं चलाई गईं। मेडलिन बदलाव के ढर्रे पर लौटने लगा। क्राइम का ग्राफ कम होने लगा। सरकार का नियंत्रण बढ़ा। स्थानीय सरकारों को ज्यादा जिम्मेदारी दी गई। ये सब मेडलिन के बदलते स्वरूप का संकेतक था। इन सब के बावजूद मेडलिन का नाम खतरनाक शहरों की लिस्ट में आना चौंकाने वाला है। जानकारों की माने तो मेडलिन ट्रांसनेशनल क्राइम नेटवर्क के केंद्र में है। इसके अलावा यहाँ अवैध हथियारों और उन्हें चलाने वालों की कोई कमी नहीं है। बेरोजगारी और गरीबी की समस्या भी लोगों को अपराध के लिए उकसाती है। पिछले कुछ समय से इसका असर दिख रहा है। दिन दहाड़े हत्या, लूटपाट, डकैती की घटनाएं आम हैं। इसी वजह से मेडलिन को क्राइम वाली कैटेगरी में दुनिया के सबसे खतरनाक शहर के तौर पर चुना गया है। अब आपको बताते हैं कि मेडलिन के अलावा किन शहरों का नाम इस लिस्ट में शामिल है। टॉप 20 में वेनेजुएला के 5 शहर हैं। बारकिस्मेतो, कराकास, माराकाइबो, मराके और वेलेंसिया। इसके अलावा मेक्सिको का चिहुआहुआ और अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर भी क्राइम के मामले में टॉप के शहर हैं। लैटिन अमेरिका से बाहर कंपनियों के लिए दक्षिण अफ्रीका के शहरों में बिजनेस करना सबसे मुश्किल रहा है, जैसे केप टाउन, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग और एकुरेलेनी। ये दो ही क्राइम वाली कैटेगरी। अब ओवरऑल रैंकिंग जान लेते हैं। चारों मानकों पर हुई रैंकिंग के बाद क्या क्या सामने आया। सबसे खतरनाक 100 शहरों में 33 नॉर्थ और साउथ अमेरिका से हैं, 33 अफ्रीका से हैं, एशिया से 19 शहरों का नाम है। 14 शहर मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के देशों से हैं। बाकी का एक शहर यूरोप का है। पहले नंबर पर काबुल है। इसके बाद सोमालिया की राजधानी मोगादिशु का नंबर आता है। सोमालिया 1991 से सिविल वॉर का सामना कर रहा है। मोगादिशु के बाद कोलंबिया का कली, यमन का सना, हैती का पोर्टो प्रिंस, सीरिया का अलेप्पो, कोलंबिया का मेडलिन, नाइजीरिया का कदुना, इनका नंबर आता है। 9वें और 10वें नंबर पर वेनेजुएला के 2 शहर हैं, माराकाइबो और बारकिस्मेतो। ओवरऑल लिस्ट में जिन शहरों की रैंकिंग सबसे ज्यादा बिगड़ी है उनमें से 3 यूक्रेन से हैं, कियव, खार्किव और ओडेसा। ये तीनों शहर रूस के हमले के सबसे बड़े शिकार बने हैं। ये तो हुई दुनिया भर के शहरों की बात। रिसर्च में भारत के शहर कहां पर हैं, अब ये भी आपको बताते हैं। भारत के शहरों का नाम सिविल अनरेस्ट वाली लिस्ट में आया है। सिविल अनरेस्ट मतलब जन आंदोलन, प्रोटेस्ट, मिलिट्री हस्तक्षेप जैसी समस्याओं से जूझने वाले शहर। रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में टॉप 100 में एशिया के 53 शहरों का नाम है। इनमें से अकेले भारत के 35 शहर हैं। भारतीय शहरों का नाम आने की सबसे बड़ी वजह किसान आंदोलन रहा। रिपोर्ट में दर्ज है कि किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बिजनेस प्रभावित हुआ। कई शहरों में रेल आंदोलन के चलते कोयले की आपूर्ति रुकी। भारत के अलावा म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के चलते बिजनेस में जोखिम बढ़ा। म्यांमार के यांगून और मेंडले को टॉप 10 में रखा गया है। सिविल अनरेस्ट की वजह से खतरनाक बने शहरों में वेनेजुएला के 5 शहर टॉप 10 में हैं। वेनेजुएला लंबे समय से राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ये तो हुई खतरनाक शहरों की बात। अब सबसे कम जोखिम वाले शहरों का नाम भी आपको बताए देते हैं। इस लिस्ट में टॉप 10 में जापान, ताइवान और स्विट्जरलैंड के शहरों का नाम शामिल है। एशिया में वियतनाम के शहर भी कंपनियों के लिए सुरक्षित माहौल मुहैया कराते हैं। इनके अलावा ओस्लो, डबलिन, पोर्टो, रोटरडैम, स्टॉकहोम, मस्कट, आबू धाबी और शारजाह का नाम भी कम जोखिम वाले शहरों की लिस्ट में है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी,
ईरान से है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के 2 मॉडरेटर्स ने ईरानी अधिकारियों पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि खुफिया अधिकारियों ने उन्हें घूस की पेशकश की। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें एक अकाउंट डिलीट करने के लिए 5 से 10 लाख रुपए की रकम ऑफर की गई थी। अधिकारियों का सबसे अधिक जोर मसीही अली निजाद के अकाउंट पर था। मसीह एक पत्रकार हैं, उनका जन्म ईरान में हुआ था। उन्होंने दकियानूसी इस्लामी कानूनों की मुखालफत की, ईरान में हिजाब की अनिवार्यता के खिलाफ कैंपेन चलाया। इसके चलते उन्हें सजा भी झेलनी पड़ी। पति ने तलाक दे दिया, बच्चे की कस्टडी भी पति को मिल गई। ईरान में उनका रहना मुश्किल हो गया था, फिर उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा था। मसीह ने विदेश में रहकर भी ईरान में महिलाओं की आज़ादी की वकालत जारी रखी। इससे सरकार नाराज रहती है। मॉडरेटर्स ने अपने ईरानी साथियों पर पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। मई 2022 में ईरान के कई शहरों में महंगाई के विरोध में प्रोटेस्ट हुए। इनमें सुप्रीम लीडर अल खमैनी और राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। सरकार ने प्रोटेस्ट को दबा दिया। रिपोर्ट्स हैं कि पुलिस की गोलीबारी में 5 लोग मारे गए। ईरानी मीडिया में इसकी चर्चा तक नहीं हुई। लोग जानकारी के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर रहे, लेकिन आलोचना करने वाले कई पोस्ट अचानक से डिलीट हो गए थे। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है। कई अपडेट्स हैं, एक एक कर जान लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 महीने पूरे हो चुके हैं। युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन वेस्ट से भारी उम्मीदें जताए बैठा था, लेकिन पश्चिमी देशों की कोई भी कोशिश अभी तक काम नहीं आई है। इसी वजह से यूक्रेनी राजनेताओं की नाराजगी समय समय पर देखने को मिलती रहती है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वेस्ट को अब रूस के साथ अपना खेल बंद कर देना चाहिए। अब ठोस उपाय करने का समय आ चुका है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने एक बार फिर हथियार मुहैया कराने की गुहार लगाई है। कुलेबा ने अपना एक वीडियो ट्वीट किया। इसमें वो कहते दिख रहे हैं, हमें भारी हथियारों की ज़रूरत है। एकमात्र स्थिति जहां रूस हमसे बेहतर है वह है हथियारों की मात्रा। बिना अच्छे तोपखानों, अच्छे रॉकेट लॉन्च सिस्टम के हम रूस से युद्ध नहीं जीत सकते। रूसी हमलों के कारण यूक्रेन में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। WHO के सदस्य देशों ने इसको लेकर गुरुवार को एक बैठक की। इस बैठक में रूस के इस कृत्य की निंदा का प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव में WHO की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा गया कि रूसी सेना ने यूक्रेन में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े 235 स्थानों पर हमले किए हैं। उनमें से ज्यादातर बर्बाद हो गए हैं। जैसे ही यह प्रस्ताव पेश हुआ, इसके जवाब में रूस ने भी एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें रूस ने यूक्रेन में अपनी भूमिका से पल्ला झाड़ लिया है। दुनियादारी में सुर्खियां यहीं तक। अब विश्व कविता की बारी। आज हम आपके लिए यूक्रेनी कवि यूरी ईस्त्रिक की कविता लेकर आए हैं। इसका शीर्षक है प्यार करना। अंग्रेजी से इस कविता का हिंदी में अनुवाद किया है राजेश चंद्र ने। यह युद्ध महज युद्ध नहीं है, यह एक मौका है कि मारा ना जाए किसी को भी। यह प्यार भी नहीं है, मृत्यु पर्यंत चलने वाला प्यार। यह तब तक रहता है जब तक पहुंच न जाए अपने अंत पर। एक दूसरे की रक्षा के लिए यह अवसर की मांग करता है और यह देखता है दुनिया को एक राइफल की स्थिर दृष्टि से। यह झांकता है भीतर एक दूसरे के हर एक संभव सूक्ष्मदर्शी से। यह नजर रखता है तुम पर सदा ही, हर घंटे हर मिनट में, एक दूसरे की रक्षा के लिए और शांति से आगे बढ़ने के लिए, जमीन पर गिरकर सुलगने और धुएं के रूप में ऊपर उड़ जाने के लिए। यह युद्ध महज युद्ध नहीं है, बल्कि एक नियत और दाहक जुनून है। यह प्यार सदा के लिए है। जिस तरह वक्त गुजर जाता है सदा के लिए, हम तल पर प्रहार करते रहते हैं किसी नए स्वर्ग से चिपक जाने के लिए। कहीं कोई एक तार है जिसने बांध रखा है हम सभी को एक साथ। हमारे बीच का वह तार एक सेफ्टी फ्यूज है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।